वेलकम स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में। आज हम अल्टरनेटिंग करंट का लेक्चर 3 डिस्कस कर रहे हैं और इससे प्रीवियस में हमने VRMS, IRMS, ठीक है, इस तरीके से या IRMS, आई एवरेज, ये सब चीज़ें कैलकुलेट की थी। उसी सीरीज में हम अब उन करंट को डिफरेंट सर्किट्स के अंदर कैसे उस करंट में वेरिएशन होता है उसको हम डिस्कस करेंगे। जैसे डिफरेंट AC सर्किट्स में हमारा सबसे पहला जो सर्किट होगा प्योर रेजिस्टेंस सर्किट, जिसमें केवल रेजिस्टेंस लगा हो। तो ये हमने ले लिया है, यहां पर रेजिस्टेंस लगा है और यहां पर एक AC सप्लाई हमने दिया है। AC का सिंबल ये है, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि जो सोर्स है हमारा उसका जो नेचर है वो AC है, यानी कि अल्टरनेटिंग है। तो AC नेचर हम जानते हैं किस तरीके का होगा, ये उसका नेचर है, ठीक। ये साइन की फॉर्म में, और अगर हम कॉस की फॉर्म में देखें तो ये होगा। क्लियर? चलिए, अब अगर हम देखें कि इसमें करंट का नेचर क्या होगा, तो हम जानते हैं I इक्वल टू V बाई R फर्स्ट, और V की वैल्यू हमें पता है, V या E की वैल्यू क्या है, ये हमारी वैल्यू हो गई E नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन R। देखिए यहां E और V सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि ये AC है। AC में V और E में कोई वेरिएशन नहीं है। हाँ, अगर हम DC की बात करते हैं तो DC में वेरिएशन होता है। DC के लिए E बराबर V प्लस IR होता है, क्योंकि वहां एक उस सोर्स बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस काम करता है, जिसके रेस्पेक्टिवली E ऑलवेज ग्रेटर देन होता है V के। और ये आइडियल वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू, जो किसी भी सर्किट के अंदर जब हम उसको अप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू अप्रोच नहीं करती। इसका मतलब उस रिसोर्स के अंदर भी एक ड्रॉबैक है कि उसका अपने एक इंटरनल रेजिस्टेंस है जो केवल V वैल्यू अप्रोच कराता है। AC में ऐसा कुछ नहीं है। AC में जितने भी आप करंट प्रोड्यूस कर रहे हो, जो भी उसकी पीक वैल्यू है, उस वैल्यू की अगर हम बात करें तो वो वैल्यू E और V की सेम है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं है, ठीक है। तो I इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन R, तो इसको हम कह सकते हैं I इक्वल टू E नॉट अपॉन R साइन ओमेगा टी। तो E नॉट अपॉन R को हम कह सकते हैं दैट इज I नॉट। तो जो करंट है दैट इज I नॉट साइन ओमेगा टी। तो यानी कि अगर हम कंपैरिजन करें फर्स्ट और सेकंड को, तो दोनों ही वोल्टेज भी और करंट भी सेम नेचर की आपको रिप्रेजेंट हो रही है। जैसे जैसे वोल्टेज में वेरिएशन है, सिमिलरली करंट में वेरिएशन है। अगर उसको ग्राफिकली देखा जाए तो ग्राफिकली कुछ ऐसा होगा। ये लेट आपने कंसीडर कर लिया, ये वोल्टेज है जिसको आप कह रहे हो E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर? और इसी के साथ अगर हम I को रिप्रेजेंट करें तो क्या वेरिएशन है, देखिए एक सिंपल सा वेरिएशन ये है कि अगर आप वोल्टेज की बात कर रहे हैं तो वोल्टेज आपके पास है E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहां पर जो पीक वैल्यू है E नॉट इज ग्रेटर देन है I नॉट से। कंपैरिजन में अगर देखें हम तो जो E नॉट है वो I नॉट से ग्रेटर देन होगी, उसका अमाउंट जो है वो ज्यादा होगा E नॉट का, क्योंकि इसमें E नॉट को अगर आप देखें तो I नॉट जो हमारी है वो E नॉट बाई R है। इट मींस रेजिस्टेंस एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। जब हम E नॉट को R से डिवाइड करेंगे तो I नॉट हमेशा E नॉट से स्मॉल रहेगा। तो इसके लिए यानी कि जो करंट का पीक वैल्यू है वो हमेशा वोल्टेज की पीक वैल्यू से कम होगी। यानी कि ये पीक वैल्यू इसकी आपकी देख रहे हैं, दिस इज द E मैक्सिमम E नॉट, और ये आपका I नॉट है। नेचर दोनों का सेम है, साइन के फंक्शन है दोनों के दोनों। तो I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। फेस की बात करें, सेम फेस में, फेस का क्या मतलब है, देखिए टाइम के रिस्पेक्टिव जो एंगल में वेरिएशन है
वो अगर आप देखें या दूसरी तरीके से समझे कि जब वोल्टेज मैक्सिमम हो रही है उसी टाइम करंट मैक्सिमम हो रही है। इट मींस जो मैग्नीट्यूड टाइम के रेस्पेक्टिवली जो वेरिएशन ऑफ मैग्नीट्यूड इन वोल्टेज है, सिमिलरली उसी तरीके से टाइम के साथ करंट का भी मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है। तो हर टाइम के हर वैल्यूज पर अगर देखें तो ई नोट और आई नोट जो मैग्नीट्यूड आइडेंटिकली वेरी कर रहे हैं। इसीलिए जो ओमेगा टी है उसको फेज, अगर इसका हम फेज डायग्राम बनाएं बेसिकली टाइम के रेस्पेक्टिवली जो ओमेगा टी है इसका फेस है, और फेस ये बताता है कि लोकेशन ऑफ पार्टिकल। यहां पार्टिकल क्या है, यहां इलेक्ट्रॉन है, तो किस एनर्जी का है, तो एनर्जी का जो ऑर्डर है वो उस ऑर्डर, एनर्जी ऑफ ऑर्डर के रेस्पेक्टिवली उस पार्टिकल की लोकेशन क्या है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय फेस। तो अगर हम इस फेस के कंपैरिजन को देखें तो दोनों के दोनों सेम फेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि अगर ये फेस है दैट इज ओमेगा टी, टाइम के रिस्पेक्टिवली फेस है इसका, तो यहां पर इसकी वैल्यू हमने ले रखी है ई नोट आई नोट, ई एंड आई। ये वाला वैल्यू यहीं पर करंट लाई कर रही है, यहीं पर वोल्टेज लाई कर रही है। इट मीन्स लोकेशन, अगर आप देखें इलेक्ट्रॉन के जो पार्टिकल्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल जो है उसकी डायरेक्शन जो है वोल्टेज के रिस्पेक्टिवली या करंट के रिस्पेक्टिवली अगर हम देखें तो दोनों ही कंडीशंस में सेम जगह लोकेट कर रहे हो। ठीक है, जैसे एक टाइम पीरियड में पार्टिकल करंट, इलेक्ट्रॉन करंट की रिप्रेजेंटेशन में यहां लोकेट करता है, वोल्टेज की रिप्रेजेंटेशन में यहां, तो बिल्कुल सेम। अगर हम इनकी डायरेक्शन देखें तो सेम है, इसका टेंजेंट ड्रॉ करें सेम। इस पार्टिकल क्या देखें तो यहाँ ये डायरेक्शन, इसी में पीक वैल्यू दी है, तो इस तरीके से इसको हम फेज डायग्राम से रिप्रेजेंट करें। क्लियर? तो ये हमारा प्योर रेजिस्टेंस सर्किट के अंदर है। जब केवल रेजिस्टेंस हो तो हमारी एसी कैसे बिहेव करेगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर कि अगर केवल इंडक्टर लगा हो, प्योर इंडक्टर के केस में प्योर रेजिस्टेंस हो गया। अब बात करेंगे प्योर इंडक्टर। प्योर इंडक्टर, हमारे पास एक सर्किट है और उसमें हमने केवल एक इंडक्टर यूज कर रखा है, एसी सोर्स है। क्लियर? तो फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग हम जानते हैं जैसे जैसे करंट वेरिएट करेगा, क्योंकि एसी है टाइम के रिस्पेक्टिव वेरी करेगी, तो इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो वो ईएमएफ का होगा E इज इक्वल टू माइनस L डेल I बाई डेल T। दिस इज द ईएमएफ इंड्यूस इन इंडक्टर, जिसका सेल्फ इंडक्टेंस L है। यहां पर जो वोल्टेज हमने ली है E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, करंट इसके अंदर फ्लो कर रहा है जिसके रिस्पेक्टिवली इसमें इंड्यूस हो रहा है। तो नेट अगर ईएमएफ देखें हम, नेट ईएमएफ इन प्योर इंडक्टर, प्योर इंडक्टर सर्किट में अगर नेट ईएमएफ देखें तो क्या आएगा, यहां से जो आप सप्लाई कर रहे हो वो ईएमएफ है, तो वो आपका होगा E प्लस, क्योंकि यहां पर वैल्यू माइनस है तो माइनस L डेल I बाई डेल टी इक्वल टू 0। क्लियर? तो ये वैल्यू जो है E इज इक्वल टू L डेल I बाई डेल टी, क्योंकि हमें करंट चाहिए। अगर हम वोल्टेज देखें तो वोल्टेज हमारे पास है, वोल्टेज हमारे पास ऑलरेडी है, E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, फर्स्ट इक्वेशन। तो यहां से हम निकाल लेते हैं, तो डेल्टा I जो होगा हमारा, दैट इज डेल्टा I इज इक्वल टू E बाई L डी टी। तो यहां पर हमारे पास E की वैल्यू हमने रख दी 1 बाई L E नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। क्लियर? अब अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें तो क्योंकि हमें चाहिए I, तो इक्वेशन सेकंड को इंटीग्रेट कर दें,
इंटीग्रेटिंग इक्वेशन सेकंड, तो सेकंड को इंटीग्रेट कर दिया, डेल आई इक्वल टू 1/L, ई नॉट बाहर आ गया इंटीग्रेशन से, साइन ओमेगा टी डी टी। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप में देखें यहां पर, ये हो गया आई ई नॉट बाई एल, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन आप देखें तो माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। क्लियर। तो ये वाली वैल्यू आई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई नॉट अपॉन ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी। क्लियर। तो देखिए ये एक्सप्रेशन आया करंट के लिए, क्योंकि हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है, तो कंपैरिजन के लिए फंक्शन सेम होने चाहिए। तो ये जो कॉस ओमेगा टी लिखा है इसको हम लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। सेकेंड क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात होगी, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम जानते हैं कि इस वाले क्वाड्रेंट में ये बात हो रही है पाई बाई 2, ये पूरा पाई बाई 2 है, तो यहां कहीं बात हो रही है पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। तो इस क्वाड्रेंट में बात हो रही है, तो साइन कॉस क्या होगा, कॉस फर्स्ट वाले में पॉजिटिव रहेगा और हमने इसको लिखा जा सकता है साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। तो ये वैल्यू जो हम रखेंगे आई इज इक्वल टू माइनस ई नॉट अपॉन ओमेगा एल, कॉस ओमेगा टी जगह लिख दिया साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। क्लियर। जो यहां साइन है आपका, ये एक ऑड फंक्शन है, तो ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन सभी जानते होंगे कि अगर हम किसी फंक्शन में जैसे 5x है और मान लिया 5x x स्क्वायर है, और अगर हम इसमें x की जगह x रिप्लेस बाई माइनस एक्स, तो यहां पर अगर फंक्शन में हम माइनस एक्स रखते हैं और ये वैल्यू पॉजिटिव आती है, तो वैल्यू अभी भी पॉजिटिव आएगी माइनस एक्स के लिए, दिस इज द इवन फंक्शन। अगर यही बात आप fx के लिए कहें एक्स क्यूब और x को आप रिप्लेस करें माइनस एक्स से, तो 5 माइनस एक्स की वैल्यू माइनस एक्स क्यूब आएगी। तो इसका मतलब माइनस अगर आ रहा है यहां पर, दैट इज ऑड फंक्शन। तो इसी तरीके से जो साइन की सीरीज है उसमें सारे x क्यूब x5 इस तरीके के x क्यूब सिंपल x है, फैक्टोरियल 1 है, फिर उसके बाद x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, इस तरीके से उसमें फंक्शन में सारे के सारे ऑड वाले टर्म्स होती हैं। इसीलिए जो साइन वाला फंक्शन है, साइन x इज ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन में जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, आई इज इक्वल टू ये प्लस हो जाएगा ई नॉट अपॉन ओमेगा एल, और फंक्शन हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की बात करें, तो ये वाली जो टर्म है अगर आप देखें ये आई है, इसकी कोई डायमेंशन है नहीं, तो डायमेंशनली अगर आप देखें, डायमेंशनल एनालिसिस से देखें, तो डेफिनेट सी बात है ये करंट होना चाहिए। तो ये करंट कब हो सकता है, जब ओमेगा एल रेजिस्टेंस बताएं, तो क्योंकि ये सिंपल रेजिस्टेंस नहीं है तो इसलिए इसको बोलते हैं रिएक्टिव इंडक्टेंस। और ये रेजिस्टेंस की तरह है, ठीक है। यूनिट भी निकाल सकते हैं, वहां से भी बता सकते हैं कि अगर रेजिस्टेंस की यूनिट को अप्रोच करती है ये, तो दैट्स ये एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है। तो रिएक्टिव इंडक्टेंस इज अ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर, ठीक। तो ये वही काम कर रहा है जो प्योर रेजिस्टेंस काम करता है। क्लियर। तो यहां पर जो ओमेगा एल है ये रिएक्टिव इंडक्टेंस है। अब रिएक्टिव इंडक्टेंस को अगर हम एक रिप्रेजेंट करें तो हम XL से रिप्रेजेंट करते हैं, XL इज इक्वल टू ओमेगा एल। एक स्पेसिफिक बात अगर इसमें देखें, प्योर रेजिस्टेंस से अगर कंपैरिजन करें तो देखिए प्योर रेजिस्टेंस में फ्रीक्वेंसी वेरिएटिंग नहीं होती। अगर आप फ्रीक्वेंसी किसी भी एसी की फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन है, तो जो प्योर रेजिस्टेंस है
वो वेरी नहीं करता। लेकिन अगर आप इस रिएक्टिव इंडक्टेंस की बात करेंगे तो एक बात स्पेसिफिक आपको पता चल रही है जो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है, क्योंकि किसी भी इंडक्टर का जो इंडक्टेंस है वो वेरी नहीं करता, वो एक उसकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, वो वेरी नहीं करेगी जब तक कि उसके मटेरियल को ना बदला जाए। ठीक, अब आप बात करते हैं कि एक्सेल जो ओमेगा है, ओमेगा कैसे वेरी करेगा। देखिए, अगर आपने एसी की फ्रीक्वेंसी को वेरिएट किया, अगर आपने ओमेगा को इंक्रीज किया, ओमेगा अगर आपने बढ़ाया तो डेफिनेट सी बात है एक्सेल इंक्रीज करेगा। और क्योंकि एक्सेल एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है तो वो क्या करेगा, वो अपोज करेगा, और ज्यादा अपोज करेगा। इसका मतलब है जो अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है इसके अंदर उसका अपोज करेगा वो, और अपोज करेगा यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी एसी को वो ब्लॉकेज करेगा। अगर ज्यादा फ्रीक्वेंसी की एसी वो उसको ब्लॉकेज करेगा, पास आउट नहीं करेगा। तो इसीलिए इसको हाई पास फिल्टर कहते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी को वो ब्लॉक कर लेता है, दैट इज अ हाई पास एसी फिल्टर। अगर हम ओमेगा को रिड्यूस कर दें तो एक्सेल हमारा रिड्यूस कर जाएगा। इट मींस ये इजीली लो फ्रीक्वेंसी को पास करेगा। तो ये लो पास फिल्टर है, इसीलिए लो एसी को पास करता है तो इसे लो पास फिल्टर है। हाई फ्रीक्वेंसी को ब्लॉकेज करता है तो ये इसीलिए क्योंकि हाई को ब्लॉक करता है, लो को पास करता है, इसीलिए हम उसको लो पास फिल्टर कहते हैं। लो एसी को क्योंकि पास आउट कर रहा है और हाई एसी को ब्लॉकेज कर रहा है। तो ये इसकी फीचर हो गया। अब हम बात करते हैं कि करंट और वोल्टेज में क्या वेरिएशन आया। तो देखिए, करंट अभी आपने देखा कि हमारे पास जो करंट का अमाउंट है दैट इज आई इज इक्वल टू, क्योंकि हमने उसको एक्सेल कह दिया है तो यानी कि आई नॉट बाई एक्सेल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। और ये क्योंकि करंट को रिप्रेजेंट करेगा तो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। और क्योंकि अभी आपके पास वोल्टेज है, वोल्टेज का नेचर क्या है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो अगर आप इसके फेज को डिफरेंस देखें, फेज का डिफरेंस देखें, तो फेज का डिफरेंस निकालने का एक सिंपल तरीका है, एक के फेज में से दूसरे का फेज माइनस कर दीजिए तो पता चल जाएगा फेज डिफरेंस क्या। और वैसे भी आप अगर इसकी इक्वेशन से देखें यहाँ पे तो इसके फेज में से माइनस पाई बाई 2 है। तो यानी कि जो अगर करंट है, करंट लेग बिहाइंड है, वोल्टेज से पाई बाई 2 लेग बिहाइंड है। तो यानी कि यहां पर वैसे भी हम देखें तो ओमेगा टी, हम कहते हैं ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 हो गया, माइनस कर दिया, फेज माइनस कर दिए तो फेज कितना आ गया, फेज डिफरेंस आ गया पाई बाई 2। यानी कि जो वोल्टेज है करंट से पाई बाई 2 फॉरवर्ड है और जो करंट है वो वोल्टेज से पाई बाई 2 लेग बिहाइंड है। तो इससे रिजल्ट निकल के आया कि अगर प्योर इंडक्टर लगा हो तो उस सर्किट के अंदर करंट हमारी पाई बाई 2 लेग बिहाइंड होती है, पीछे चलती है। तो उसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कह सकते हैं, यहां एक नोट लिख देते हैं, इन प्योर इंडक्टर सर्किट current is pi by 2 legs behind than voltage। ठीक, तो वो पाई बाई 2 लेग बिहाइंड चल रही है। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि अगर प्योर रेजिस्टेंस है, प्योर इंडक्टर है तो करंट हमारी किस तरीके से पीछे होगी। अब इसको अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये आपके पास आपने वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर दिया ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब अगर आप इसको देखें इसका नेचर कैसा था, इसका अगर नेचर यहां से देखते आप तो कॉस ओमेगा टी का था, ठीक है। और ये पाई बाई 2 लेग बिहाइंड है, तो पाई बाई 2 लेग बिहाइंड कैसे होगा, इस तरीके से पाई बाई 2 लेग बिहाइंड होगा, माइनस के नेचर में और कॉस ऐसे चलना चाहिए लेकिन ये ऐसे चलेगा।
ये हमारा इस तरीके से इंडक्टर के साथ ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि माइनस कॉस ओमेगा टी का पॉजिटिव ग्राफ ऐसे माइनस ऐसे होगा, तो ये रिप्रेजेंटेशन दैट इज आई इज इक्वल टू माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी, ये ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी होगा। तो इस तरीके से अब वो हम जानते हैं कि देखिए अगर आप इसको बेसिकली देखेंगे तो ये वोल्टेज से थोड़ा सा मैग्नीट्यूड भी नीचे लाई करेगा। ये आपका ई नॉट पीक वैल्यू है और ये वाली जो है दैट इज आई नॉट, क्योंकि यहाँ माइनस ये आई नॉट है और ये माइनस आई नॉट है। इस तरीके से ये वैल्यू वैरी करेगी। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अगर हम इसका फेज डायग्राम देखें, अगर हम इसके फेज डायग्राम की बात करें तो फेज डायग्राम क्या होगा? फेज डायग्राम फेज डायग्राम में सिंपल है आपका। अगर आपने साइन ओमेगा टी को कैसे रिप्रेजेंट किया है, दिस इज द आई ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो देखिए फेज अगर हम देखें तो ओमेगा टी से पाई बाय 2 पीछे है, तो पाई बाय 2 पीछे ऐसे होगा, ये आपका पाई बाय 2 पीछे। तो अगर इसका फेज लिखा जाए दैट इज ओमेगा, ये तो हो गया आपका ओमेगा टी, दिस इज द ओमेगा टी, और आप इससे इस वाले फेज को देखें तो दैट इज ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। तो दिस इज द फेज डायग्राम, ये फेज डायग्राम है टी के रेस्पेक्टिवली। ये आपका ई आई रिप्रेजेंट करेंगे, ई आई दोनों ही क्लियर। तो इस तरीके से इसका फेज डायग्राम हो गया। अगर हम डीसी पास आउट कराएं तो क्या इंपैक्ट होगा? तो देखिए डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 होती है फॉर डीसी। अगर डीसी पास कराएं सर्किट से तब डीसी पे क्या इंपैक्ट होगा? तो ओमेगा जो है वो डीसी के लिए 0 होता है, तो आपके पास एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल है। तो यानी कि अगर आप ओमेगा 0 है दैट इज इट मींस एक्सएल इज इक्वल टू, इट मींस एक्सएल इज इक्वल टू 0। तो जो आपका इंडक्टर है वो डीसी ब्लॉक नहीं करता है, क्योंकि डीसी के लिए जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड कर रहा है वो 0 ऑफर्ड कर रहा है। इट मींस इट पास डीसी विदाउट एनी वेरिएशन इन इट्स एम्पलीट्यूड। तो बिना किसी वेरिएशन के, और वैसे भी डीसी डायरेक्ट करंट है तो उसमें वैसे भी आप देखें तो उसका एम्पलीट्यूड या तो पास आउट होगी या नहीं पास होगी। तो क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस ऑफर कर ही नहीं रहा है तो सीधा डीसी को पास आउट कर देगा। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। तो अब हम चलते हैं प्योर कैपेसिटर में। अगर सर्किट आपका प्योर कैपेसिटर है, इस बार जो हमारा सर्किट है वो सर्किट है जिसके अंदर केवल कैपेसिटर लगा हुआ है, एसी सप्लाई है और जो अप्लायंस है वो केवल कैपेसिटर लगा हुआ है। तो E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी और कैपेसिटर ये है। तो देखिए अगर हम बात करें I इज इक्वल टू डेल क्यू बाई डेल टी, ठीक, बहुत बेसिक फॉर्मूला है। और इसके बाद क्योंकि Q इज इक्वल टू सी वी, हम जानते हैं किसी भी कैपेसिटर के अंदर जो चार्ज स्टोरेज है उसकी स्टोरिंग कैपेसिटी और उसमें जो अप्लाई वोल्टेज है उसके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तो यहां से अगर हम उसको पुट कर दें तो I इज इक्वल टू डेल सी वी अपॉन डेल टी। तो इस वैल्यूज में अगर हम देखें तो I इज इक्वल टू सी, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है तो डेल वी अपॉन डेल टी,
क्योंकि अभी हमने बताया V और E फॉर AC सेम होते हैं। तो I की अगर हम बात करें I इज इक्वल टू C, तो डेल I बाई डेल T, I इज इक्वल टू C, वैल्यू रख देते हैं हम डेल E नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन डी टी। सिंप्लीफाई करें अगर इसको, I इज इक्वल टू सी ई नॉट डी अपॉन डी टी साइन ओमेगा टी। तो I इज इक्वल टू सी ई नॉट साइन ओमेगा टी का अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। ये वैल्यू जो हमारे पास आई I इज इक्वल टू सी या ई नॉट सी ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो सिंपली कुछ इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है I इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन 1 बाई सी ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो यहां से एक नई टर्म्स देखने को मिल रही है आपको। क्या टर्म है? क्योंकि हमें पता है कि डायमेंशनल एनालिसिस से देखें तो ये वाली पूरी टर्म्स आई नॉट तभी हो सकती है वन अपॉन सी ओमेगा जब किसी रेजिस्टेंस को इंडिकेट करे। तो यहां रेजिस्टेंस जो है एक्सी जो है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जैसे वहां पर इंडक्टिव रिएक्टेंस था ऐसे यहां पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। और इस कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू 1 अपॉन सी ओमेगा है। तो ये वैल्यू अगर हम आगे सॉल्व करें या पुट करें इसमें तो I इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन एक्सी कॉस ओमेगा टी। जो रेजिस्टेंस को एक तरह के रेजिस्टेंस ही ऑफर्ड है तो I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। दिस इज इक्वेशन थर्ड। तो जिस तरीके से इंडक्टर एक रेजिस्टेंस ऑफर्ड करता है इसी तरीके से कैपेसिटर एक रेजिस्टेंस ऑफर्ड करता है। और वो रेजिस्टेंस क्या है, जैसे कि हमने देख लिया है यहाँ पर, वो रेजिस्टेंस क्या है, दैट इज एक्सी। एक्सी कैसे वेरिएट कर रहा है ये देख रहे हैं आप कि एक्सी 1 अपॉन ओमेगा सी है। इट मींस अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी तो एक्सी जो है वो डिक्रीज करेगा, और अगर ओमेगा डिक्रीज करेगा तो एक्सी इंक्रीज करेगा। यानी कि लो फ्रीक्वेंसी के लिए कैपेसिटर जो है हाई रेजिस्टेंस ऑफर्ड करेगा या हाई रिएक्टेंस ऑफर्ड करेगा तो वो इजीली पास आउट नहीं होने देगा। हाई फ्रीक्वेंसी के लिए वो लो रिएक्टेंस ऑफर्ड करेगा जिससे कि वो इजीली पास होगा। इसलिए हाई फ्रीक्वेंसी हाई पास फिल्टर कहते हैं इसको, कि ये हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी को पास करता है। जो रिएक्टेंस जो इंडक्टर है वो क्या करता है, वो लो एसी के रेस्पेक्टिवली क्या कर रहा है, वो लो एसी के रेस्पेक्टिवली पास आउट कर रहा है। तो लो पास फिल्टर है, लो फ्रीक्वेंसी पास फिल्टर है। ये हाई फ्रीक्वेंसी पास फिल्टर है इसलिए हाई पास फिल्टर, हाई फिल्टर है। तो इसी तरीके से दोनों ही एज अ फिल्टर का काम कर रहे हैं, ठीक है, एसी के लिए। तो हम समझ सकते हैं कि इनके अपने अपने रिएक्टेंस हैं, जैसे कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है, और ये फ्रीक्वेंसी के साथ वेरिएट कर रहे हैं। और फ्रीक्वेंसी के साथ कैसे, एक लो फ्रीक्वेंसी पास कर रहा है, एक हाई फ्रीक्वेंसी पास कर रहा है। क्लियर? तो यहां पर ये चीज क्लियर हो गई है। अब अगर हम इसके फेज को कंपैरिजन करें कि किस तरीके से वोल्टेज और करंट वेरिएट कर रहे हैं, तो देखिए साफ वैसे तो क्लियर ही दिखाई दे रहा है, ये cos ओमेगा टी का फंक्शन है और ये sin ओमेगा टी का फंक्शन है। लेकिन फिर भी अगर कंपैरिजन देखें तो कंपैरिजन बिटवीन E एंड I, तो E आपके पास है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और उसी तरीके से I जो है वो I नॉट। अब देखिए क्योंकि ये cos है तो cos को आप साइन में रिप्रेजेंट करें, तो साइन में क्या रिप्रेजेंट होगा, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 लिखा जा सकता है। अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट में जाएं तो सेकंड क्वाड्रेंट में
जो साइन है वो पॉजिटिव होता है और साइन की वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो इसको लिखा जा सकता है cos ओमेगा टी को sin ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 लिखा है। इट मीन्स जैसे प्योर इंडक्टर के केस में क्या था कि हमारी करंट पाई बाई 2 लेग बिहाइंड थी, यहां उल्टा है और वैसे भी उल्टी प्रॉपर्टी दे रहा है। हाई फ्रीक्वेंसी को पास, एक हाई फ्रीक्वेंसी को पास कर रहा है, एक लो फ्रीक्वेंसी को पास कर रहा है। इंडक्टर क्या कर रहा है, लो फ्रीक्वेंसी पास कर रहा है, ये हाई फ्रीक्वेंसी पास कर रहा है। इसमें करंट क्या है, उसमें करंट लेग बिहाइंड थी, इसमें वोल्टेज लेग बिहाइंड है, या कह सकते हैं करंट इज फॉरवर्ड पाई बाई 2 फॉरवर्ड। ठीक है, यहां पर अगर फेज में देखें तो एक स्टेटमेंट लिखा जा सकता है, इन प्योर कैपेसिटर सर्किट in pure capacitor circuit current is pi by 2 forward than voltage। pi by 2 फॉरवर्ड है। ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करें, तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, ये आपका ग्राफ है, ये आपने वोल्टेज को रिप्रेजेंट किया, दैट इज E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और क्योंकि वो कॉस ओमेगा टी का फंक्शन है दैट्स ये आपका, क्योंकि वही बात है, अगर आप ध्यान से देखेंगे यहां पर ये वैल्यू XC जो है, अब देखिए एक चीज क्लियर है कि ओमेगा टी जब आप इसको डिवाइड कर रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन में चला गया, तो इट मीन्स ये वाली जो वैल्यू है, जो एम्पलीट्यूड है, ये वाला एम्पलीट्यूड, ये इस बार इंक्रीज करेगा। यानी कि जो करंट है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो करंट का एम्पलीट्यूड बढ़ गया है, वोल्टेज का एम्पलीट्यूड कम है इसके कंपैरेटिव। देखिए यहां पर अगर हम देखें ध्यान से तो I इज इक्वल टू ई नॉट इंटू ओमेगा सी है, तब हमने कॉस ओमेगा टी लिखा है। इट मीन्स ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू अगर आप देखें तो ई नॉट की वैल्यू अगर आप देखें तो ई नॉट की वैल्यू आई नॉट से लेस देन है, यानी कि इस बार जो वैल्यू ऑफ करंट है वो इंक्रीज कर गई है कंपैरेटिव टू वोल्टेज। इसीलिए ग्राफिकली अगर आप देखें तो दैट इज आई नॉट, दैट इज ई नॉट, तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब अगर हम इसको फेज डायग्राम से देखें तो फेज डायग्राम में आपने वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर दिया, दिस इज ओमेगा टी, और क्योंकि पाई बाई 2 फेज फॉरवर्ड है तो फॉरवर्ड में हम इधर चले जाएंगे, दैट्स इट पाई बाई 2। तो अगर यहां से इसका फेज रिप्रेजेंट किया जाए दैट इज ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ये करंट है, आई है, ये आपका वी है या ई है। तो इस तरीके से हमने प्योर इंडक्टर, प्योर रेजिस्टेंस, प्योर कैपेसिटर पढ़ ली, और ये बहुत सिंपल तरीके से हमने जाना है इसको कि कैसे वो करंट में वेरिएशन करते हैं। ठीक है, फेस में क्या वेरिएशन आता है, और इंडक्टर के केस में रिएक्टिव इंडक्टेंस क्या है या इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या है, और इसकी जो यूनिट है, जो आप एक्सेल की बात कर रहे थे हम, एक्सेल, ये ओम ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, चाहे आप एक्सी कहें क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस ही हैं। प्रूव करना चाहते हैं आप प्रूव कर सकते हैं, आपको फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्टिवली पता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक्सेल, या आपने कहा कि ओमेगा एल एक्सेल के बराबर है, तो अगर आप यहां से देखें तो ओमेगा फ्रीक्वेंसी हो गई, और इसी तरीके से हम एल की बात करें, हेनरी है, इसकी क्या है, अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात रेडियन पर सेकंड है, एक्सेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं। हेनरी आप जानते ही हैं, फाई इज इक्वल टू एल आई, तो इसके रिस्पेक्टिवली एल को अगर हम देखें वेबर है पर एम्पियर है, वेबर
को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? वेबर को रिप्रेजेंट करते हैं फाई इक्वल टू बी ए। ठीक, तो यहां पर बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज टेस्ला एम्पियर। ठीक, तो यहां पर अगर हम एल की बात करें तो फाई जो है दिस इज टेस्ला एम्पियर, और ये एम्पियर हो गया, एम्पियर से एम्पियर कैंसिल आउट हो गया। तो इस तरीके से जो एल है, अगर हम यहां से देखें फाई के रेस्पेक्टिवली, एल आपका वेबर पर एम्पियर हो गया, और हमने ये वैल्यू रख दी। एक बार चेक करते हैं, प्रूव कर देते हैं कि ये ओम ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो प्रूव करते हैं इसको कैसे, जो है एक्सेल ओम के बराबर है। तो एक्सेल इज इक्वल टू है हमारा ओमेगा एल। ठीक, ओमेगा का अगर आप देखें दैट इज एक्सेल इज इक्वल टू 2 पाई न्यू एल। एक्सेल आपका अगर इसकी यूनिट देखें, अगर एक्सेल की इसकी फॉर्म में, तो दैट इज एल हेनरी अपॉन सेकेंड। ठीक, अब आते हैं एल को और सिंप्लीफाई करते हैं, कहां से? फैराडे लॉ से, इज इक्वल टू माइनस एल डेल फाई बाई डेल टी। अगर यूनिट इसकी देखें तो ये वोल्ट है इनटू सेकेंड, और ये आपका देखिए सॉरी आई है, तो ये क्या हो जाएगा? एम्पियर, दैट इज एल। एल की वैल्यू होगी ये वाली वैल्यू, अगर हम इसमें पुट करें तो एक्सएल इज इक्वल टू हेनरी की जगह हो गया आपका वोल्ट सेकेंड पर सेकेंड एम्पियर, दिस इज कैंसल आउट, इट मीन्स एक्सएल इज इक्वल टू वी अपॉन आई, या वोल्ट पर एम्पियर। इट इज अ यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। किसकी यूनिट है? दैट इज ओम। तो इस तरीके से एक्सेल एक रेजिस्टेंस को ही रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली एक्सी में हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया आपको। तो अब नेक्स्ट वीडियो हम मिक्सिंग सर्किट पे बात करेंगे, जिसमें हमारे रेजिस्टेंस और कैपेसिटर और इंडक्टर मिक्स हो जाएंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स।